Attention, please. The show starts in. तो चलिए दोस्तों, अभी हम करंट लायबिलिटी की तरफ प्रोसीड करते हुए, तो करंट लायबिलिटी में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल याद क्या रखना है, वहां पे लॉज याद किया था, इसमें सॉस याद करना है। यहाँ पे भी एक पार्ट आएगा जो आपको, वहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था जो आपको याद करना था। यहाँ पे भी कुछ आएगा जो आपको बिना एसओएस से याद करना है, ठीक है। तो वहां पे था सर लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग, मैंने किसी से पैसा लिया सर लिया, बट वो कम समय के लिए था, वो बहुत ही छोटे समय के लिए था, तो हम उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट टर्म बोरिंग। किसी से भी पैसा लिया जो कि कम समय के लिए था, छोटे समय के लिए था, तो वो ए पार्ट में कंसीडर कर दिया जाएगा जो कि है शॉर्ट टर्म बोरिंग। सर अब लंबा समय कौन सा है, छोटा समय कौन सा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम आगे ट्रेड पेबल। अभी ट्रेड पेबल तो सर उसमें भी आया था, वो था मैंने उधार पे गुड्स ली, बट वो उधार मैंने लंबे समय के लिए लिया, तो वो कहां पे आएगा सर, वो कहां पे आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। तो अगर मैंने नॉर्मली क्या होता है कि मैं कम समय के लिए उधारी लेता हूं, एंड वो उधारी जो है ना, वो मैं कुछ समय के बाद ही उसकी रीपेमेंट कर देता हूं, तो बेसिकली वो क्या आएगा, शॉर्ट टर्म बोरिंग में, दैट इज करंट लायबिलिटी में, ठीक है। करंट लायबिलिटी में सेकंड पार्ट आएगा ट्रेड पेबल, ओके। तो ट्रेड पेबल क्या है, छोटे समय के लिए मैंने किसी से उधार परचेज की, उसके बाद है यहां पे अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज क्या है, अदर करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं आएंगी, एंड वो लायबिलिटी भी है, तो वो कहां पे कंसीडर कर दी जाएगी, अदर करंट लायबिलिटीज। बेसिकली दोस्तों यहां पे मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं अदर करंट लायबिलिटीज की। अदर करंट लायबिलिटीज की एग्जांपल में है यहां पे करंट मैच्योरिटीज ऑफ अ लॉन्ग टर्म डेट। मैंने एक डेट लिया था जो कि लॉन्ग टर्म के लिए था, लंबे समय के लिए था, बट वो सर टाइम निकलता गया। अब वो टाइम आ गया कि मैंने सिर्फ 6 मंथ के बाद वो डेट जो उधार वो जो मैंने बोरिंग ली थी है ना, वो 6 मंथ के बाद ही रीपेमेंट करनी है। 5 साल का डेट था सर, 4 एंड हाफ ईयर्स तो निकल चुके आज जिस टाइम पीरियड में है ना, अभी सिर्फ 6 मंथ्स पेंडिंग है उसकी पेमेंट करने के लिए, तो वो कहां पे आएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज में। और क्या है इसमें, और है इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरिंग, ठीक है। तो कोई भी इंटरेस्ट है जो कि मैंने रीपेमेंट करनी है, जिसकी मीनिंग मैंने किसी से बोरिंग ली, अब बोरिंग पे क्या दूंगा, मैं इंटरेस्ट दूंगा। वो इंटरेस्ट अगर मैंने पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, वो कहां पे आएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज में भी आएंगी, वो अदर करंट लायबिलिटीज में ही आएंगी वो। एंड आगे है हमारे पास कोई भी इनकम मेरे को एडवांस में रिसीव हो गई सर, वो भी मेरी लायबिलिटी है, अदर करंट लायबिलिटीज में ही आएंगी वो भी। अनपेड डिविडेंड है, कोई भी डिविडेंड पे करना है मैंने, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर को पे करना है, वो भी कहां पे आएंगी, अदर करंट लायबिलिटीज में ही आएंगी। एंड अनपेड कोई भी और लायबिलिटीज, कितनी लायबिलिटीज हैं सर, कोई भी और लायबिलिटीज जो कि बोरिंग में नहीं आ सकती, जो कि मेरी बोरिंग नहीं है, वो अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगी सर, ठीक है। तो आगे है हमारे पास शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वो प्रोविजंस है जो कि मैं फ्यूचर के पर्पस के बेस पे मेरे को लगता है कि शॉर्ट पीरियड में ही मेरे को जो लायबिलिटी, ये वाली लायबिलिटी मेरे को पे करनी पड़ेगी। आई हैव टू पे द लायबिलिटी इन अ शॉर्ट पीरियड और इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम दैट इज नॉन एज अ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। एंड वो लायबिलिटी मेरे को पे करनी पड़ेगी। इधर मैंने एक बॉक्स लगाया, उस बॉक्स में वो पैसा मैं इकट्ठा करी जा रहा हूं, उसके प्रोविजन बनाई जा रहा हूं, ताकि जब उसकी टर्न आई सर पेमेंट की, जब मेरे को मालूम है कि वो पेमेंट करनी पड़ सकती है, मैं इतना पैसा मेरे पास हो जाए कि मैं उसकी आउटसाइडर लायबिलिटी की पेमेंट कर दूं, तो उसे क्या कहा जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। याद रखना ये प्रोविजंस है ना शॉर्ट टर्म, ये छोटे समय के लिए, मतलब मेरे को लगता है कि 10 मंथ्स के बाद ही पेमेंट करनी पड़ेगी, तो तब ही ये शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में राइट डाउन की जाएगी। तो इसी के साथ हमारी जो लायबिलिटी का पार्ट है वो होता है खत्म। टोटल कर देंगे एंड इक्विटी एंड लायबिलिटीज खत्म हो जाएगी। बेसिकली SOS, एस में क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग, एंड टी आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें मैंने कहा था पहले ही कि इसमें भी कुछ याद रखना पड़ेगा। ट्रेड पेबल, एस शॉर्ट टर्म, वहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग था, इधर आगे शॉर्ट टर्म बोरिंग है। वहां अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी थी, वहां यहां आ गई अदर करंट लायबिलिटीज। वहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन थी, यहां पे आ गई शॉर्ट टर्म प्रोविजन। बहुत ही इजी है दोस्तों, अगर माइंड से इसे याद करना है तो। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, वहां डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी थी, यहां ट्रेड पेबल आ गया, एंड वहां अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज थी, यहां अदर करंट लायबिलिटीज आ गई, वहां अदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन थी, यहां अदर वहां लॉन्ग टर्म प्रोविजन थी, वहां यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गई। ठीक है, इसी के साथ यहां पे लायबिलिटीज का पार्ट खत्म होता है। तो चलिए अभी हम कर लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल सर वो टाइम पीरियड है जब मैंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया, कहीं किसी एसेट पे इन्वेस्ट किया, एंड जब वो एसेट मेरे पास, वो कैश मेरे पास दोबारा कैश में कन्वर्ट होकर, मैंने कैश एसेट पे लगाया, एसेट को फिर कैश में कन्वर्ट कर दिया, एंड वो एसेट कैश में कन्वर्ट होकर फिर मेरे पास आ रहा है, उसके बीच का साइकिल ही ऑपरेटिंग साइकिल है। मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने किसी एसेट पे पैसा लगाया एंड एसेट को कैश में कन्वर्ट कर दिया, किसी को सेल कर दिया, एंड फिर वो मेरे पास कैश में आ रहा है, फिर मेरे पास कैश वो जो मैंने लगाया था वो कन्वर्ट होकर कैश में, एसेट से दोबारा कैश में कन्वर्ट होकर आ रहा है, उसी को ही ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाएगा। तो देख लेते हैं यहां पे डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग साइकिल इज डिफाइंड in the schedule 3rd of the Companies Act 2013 as follow. Operating cycle is the time, ऑपरेटिंग साइकिल एक ऐसा टाइम है बिटवीन द एक्विजिशन, मैंने एसेट में इन्वेस्ट किया, उसे एक्वायर किया, एक्विजिशन ऑफ अ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इन अ कैश और कैश इक्विवेलेंट। इफ ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट आइडेंटिफाइड, इट इज अज्यूम्ड टू बी 12 मंथ्स। अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं पता लगता, नाम कितना है नहीं दिया हुआ, तो हम ये मानेंगे कि हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ्स का होता है। तो चलिए इसी के साथ सर ये पहले ये बताएं कि आप ये हमें बता क्यों रहे हैं। दोस्तों मैंने एक प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस क्या था कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। उसी को समझने के लिए हमें पहले ऑपरेटिंग साइकिल समझना जरूरी था यहाँ पे, एंड अभी हम नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी, करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट, बेसिकली उन चारों में क्या डिफरेंस है, कौन सा नॉन करंट एसेट एंड नॉन करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम यहां पे आगे सर। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स दैट इज इनटू करंट एंड नॉन करंट एसेट्स एंड गिव रीजन फॉर सच क्लासिफिकेशन। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, क्या याद रखनी है सर? अगर ऑपरेटिंग साइकिल हमें कितना दिया हुआ है, 12 मंथ से कम दिया हुआ है,
तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल को सर भूल जाना है, ऑपरेटिंग साइकिल नहीं याद रखेंगे, भूल जाएंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल के नाम की भी कोई चिड़िया थी। ठीक है, तो कौन कौन से, पहले तो हम यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल को देख पा रहे हैं, पैसा जो मैंने किसी से लेना है। अभी करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है वो हमने क्लासिफिकेशन करनी है। तो पहले तो ये मालूम पड़ा मेरे को कि ये तीन है ना, ये तीनों में हमें ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ्स दिए हुए हैं। मीनिंग क्या है कि 12 मंथ से कम है, हम ऑपरेटिंग साइकिल को भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल नाम की भी कोई चिड़िया है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, ईआरपी। अभी ईआरपी देखना है हमने कि ईआरपी 12 मंथ से ऊपर है या फिर 12 मंथ से नीचे है। तो ऑपरेटिंग साइकिल 11 मंथ से, ऑपरेटिंग साइकिल को छोड़कर ईआरपी देखते हैं कि 12 मंथ से ऊपर है या फिर 12 मंथ से नीचे है। एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड वो पीरियड है सर, कितने पीरियड के बाद वो मेरे को जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट हो पाएगा, मीनिंग वो डेटर कितने टाइम बाद मेरे को पेमेंट कर पाएगा। यहां पर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है हमारा 11 मंथ्स एंड इधर है ईआरपी हमारा 10 मंथ्स। अगर ये 12 से नीचे है, अगर ये 12 से नीचे है तो याद रखो दोस्तों कि अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल भूल गया, क्योंकि वो 12 से नीचे था मैं भूल गया उसे, अगर ये 12 से नीचे है वो ईआरपी कंसीडर करना है सर। ये ऑपरेटिंग साइकिल तो भूल गए हम, ईआरपी कंसीडर करना है। ईआरपी अगर 12 मंथ से नीचे है तो ये माना जाएगा, ये माना जाएगा, क्या माना जाएगा, ये करंट एसेट माना जाएगा। अगर 12 मंथ से ऊपर है, अगर 12 मंथ से ऊपर है तो नॉन करंट एसेट माना जाएगा सर। ये तब ही है दोस्तों जब हमारा ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ से नीचे है। 12 मंथ से ऊपर वाला वो बाद में केस कंसीडर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों पॉइंट्स में हम ऑपरेटिंग साइकिल को भूले हुए हैं, सिर्फ ईआरपी देख रहे हैं कि 12 मंथ से ऊपर है या 12 मंथ से नीचे है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में सर ईआरपी 12 मंथ से नीचे है तो लेस देन 12 मंथ से 10 मंथ है तो ये करंट एसेट हो गया। मीनिंग क्या है कि अभी करंट एसेट कौन कौन से आएंगे हम यहां पे लिख लेते हैं, करंट एसेट एंड इधर लिख लेते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा करंट एसेट में आएगा या नॉन करंट, करंट एसेट में सर 12 मंथ से नीचे है, ऑपरेटिंग साइकिल भूले हुए हैं हम। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स तक हम करंट एसेट ही लेंगे, तो सेकंड पॉइंट भी सर, सेकंड पॉइंट भी हमारा करंट एसेट हो गया। 15 मंथ्स, अगर 12 मंथ से ऊपर है ना तो नॉन करंट एसेट। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट में कौन सा आएगा, थर्ड पॉइंट हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एसेट में आ जाएगा। अभी बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट अभी सर जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 मंथ से ऊपर आ गया हमारा, ऑपरेटिंग साइकिल 12 से ऊपर आ गया तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल को याद में रखूंगा। पहले 3 पॉइंट में तो भूल गया था, ऑपरेटिंग साइकिल नाम की भी कोई चिड़िया थी, अभी ऑपरेटिंग साइकिल के नाम की चिड़िया भी याद रखनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग साइकिल है सर 20 मंथ्स एंड इधर है हमारा 15 मंथ्स। अभी ये चिड़िया जब आई तो ये चिड़िया कहती कि ईआरपी अगर मेरे से नीचे है ना, ये चिड़िया कौन सी है सर, ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल वाली चिड़िया कहती कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल किससे बड़ा है सर, किससे बड़ा है, ईआरपी से बड़ा है, तो अगर ऑपरेटिंग साइकिल ईआरपी से बड़ा है तो ये कौन सा एसेट माना जाएगा, करंट एसेट। अगर ऑपरेटिंग साइकिल ईआरपी से छोटा है, क्योंकि अगर 12 मंथ्स की वो लिमिट है वो खत्म कर दी, वो तोड़ दी इसने, अभी आगे बढ़ गई है अपनी लिमिट से, 12 मंथ्स की लिमिट से ऑपरेटिंग साइकिल आगे बढ़ गया, तब ऑपरेटिंग साइकिल अगर ईआरपी से बड़ा है तो करंट एसेट माना जाएगा। अगर ऑपरेटिंग साइकिल ईआरपी से छोटा है तो नॉन करंट एसेट माना जाएगा।
ओके तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट यानी कि जब ट्रेडिंग ऑपरेटिंग साइकिल 20 है, उधर है हमारा 15। अभी ईआरपी छोटा है ऑपरेटिंग साइकिल से, तो हम इसे करंट एसेट ही मानेंगे। एंड आगे देखते हैं नॉन करंट एसेट है या करंट एसेट है। ये ऑपरेटिंग साइकिल 20 है, इधर है हमारा 24। अभी ईआरपी ऑपरेटिंग साइकिल से भी बड़ा हो गया, तो इसे कौन सा एसेट माना जाएगा? जो हमारा ये हो गया हमारा फोर्थ नंबर पॉइंट है ना, इधर हमारा फोर्थ एंड इधर हमारा फिफ्थ नंबर पॉइंट नॉन करंट एसेट में आएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट करंट एसेट एंड फिफ्थ पॉइंट नॉन करंट एसेट में आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हम अभी करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी का भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम क्या करते हैं, हम ट्रेड पेबल की भी देख लेते हैं कि वो करंट लायबिलिटी में आएगा या फिर नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि जब ऑपरेटिंग साइकिल हमारा 12 मंथ से नीचे है, वो हमने भूल जाना है कि ऑपरेटिंग साइकिल नाम की कोई चिड़िया है। ठीक है, तो क्या याद रखना है हमने कि हमारा एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड 12 मंथ से ऊपर है या फिर 12 मंथ से नीचे है। तो ये तो हो गया सर 12 मंथ से नीचे, तो ये होगी हमारी करंट लायबिलिटी। ये हो गया 12 मंथ से इक्वल है, तब भी ये करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। ये 12 मंथ से ऊपर हो गया तो ये नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। ठीक है, एंड जब ऑपरेटिंग साइकिल अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब वो 12 से ऊपर हो जाता है, तो हमने देखना है कि एक्सपेक्टेड रियलाइजेशन पीरियड है ना जो, वो ऑपरेटिंग साइकिल के नीचे होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ऑपरेटिंग साइकिल है 14, तो इधर है 13, तो ये हमारी करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। अभी ये जो ऑपरेटिंग साइकिल 15 एंड ईआरपी हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल से इंक्रीज कर गया दोस्तों, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। होपफुली आपको डिफरेंस देखना आ गया होगा, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे ही कुछ आगे भी करते रहेंगे। तो अभी सीरीज कंटिन्यू रहेगी, देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू दोस्तों।